हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम G7 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं ये हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर में G7 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होने वाला है इन देशों का, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर है उसमें G7 इररिलेवेंट होता जा रहा है। क्यों इररिलेवेंट होता जा रहा है? क्योंकि G7 ग्रुप में इंडिया और चाइना, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग पावर है, उसको इसमें जगह नहीं मिलती है। तो इंडिया का फ्यूचर में G7 के साथ जुड़ने का क्या स्कोप है, ये भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो इस तरह के ना मिस करें। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ G7। तो G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप है 7 देशों का। अब ये 7 देश कैसे हैं? ये वर्ल्ड की 7 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जिनको हम लोग एडवांस कंट्रीज़ का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 7 एडवांस कंट्रीज़ हैं, इसीलिए इसको G7 बोलते हैं। ये कौन कौन से देश हैं आइए हम लोग देखते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 7 देशों का ये समूह है G7, जिसको ग्रुप ऑफ 7 भी बोलते हैं। तो ये 7 देश कैसे बने, क्यों बने, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 1973 में फ्रांस, उस समय वेस्टर्न जर्मनी हुआ करता था, यूएस और यूके, ये 4 देश साथ आए, इनको लाइब्रेरी 4 बोला जाता है। फिर 1975 तक ये धीरे धीरे एक्सपैंड होना चालू हो गया। फिर इटली इसमें जुड़ा, फिर जापान जुड़ा, 1998 से रसिया इसका पार्ट हो गया। तो ये G8 था पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G8 था कब तक? 2014 तक, 2014 तक ये G8 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें रसिया भी था। अब रसिया को क्यों इन लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया? क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ये 7 देशों ने मिलकर रसिया को एक्सक्लूड कर दिया। रसिया को इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि रसिया ने 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। उस मुद्दे पर इन 7 देशों ने रसिया को एक्सक्लूड कर दिया G8 से। तो G8 में अगर रसिया को हटा दे तो क्या बनता है? G7। और G7 में कौन कौन से देश आते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 7 देशों का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है नाटो के जैसा। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल अलायंस है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, इसमें करीब दुनिया की 40% जीडीपी का हिस्सा ये देश प्रोड्यूस करते हैं। इनमें 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। और इसका पहला मीटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, G6 के नाम से हुआ था। ऐसे उससे पहले 1973 में लाइब्रेरी 4 के नाम से इन देशों ने अपना ग्रुप स्टार्ट किया था। और लाइब्रेरी 4 में फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, यूएस और यूके आते थे। तो ये है G7 का ओवरव्यू। अब इसका क्या रोल है, ये इतना पावरफुल क्यों है? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया की करीब 40% से ज़्यादा जीडीपी ये देश प्रोड्यूस करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 40% से ज़्यादा है। तो ये दुनिया के टॉप इकोनॉमिक पावर हो गए। आप ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट है टॉप 10 इकोनॉमिक पावर्स का। दुनिया में जो सबसे बड़े 10 इकोनॉमिक पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, उनको हम लोग इस टेबल पे देखते हैं। इसमें से 10 में से 7 देश इस G7 में आते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 पे यूएस है, ये G7 में है। चाइना नहीं है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया नहीं है, यूके है, फ्रांस है, इटली है और कनाडा है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्था है, उसमें से 7 देश ये G7 देशों का समूह में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगा, उसके पास मिलिट्री पावर होगा, वो सुपर पावर बनता जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है कि जियोपॉलिटिकल क्लाउट है, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज है, लिबरल डेमोक्रेसीज है, इसलिए डेमोक्रेसी के लीडर के तौर पे दुनिया इनको देखती है और ये जो भी डिसीजन लेते हैं दुनिया इससे इन्फ्लुएंस होती है। थर्ड है कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी, मिलिट्रीली एडवांस देश हैं, यूएस है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, ये सब मिलिटरीली एडवांस है और टेक्नोलॉजी भी इन देशों की काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो बहुत सारे छोटे देश या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए इन देशों पे निर्भर रहती है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और
ये दुनिया की लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं, तो जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है इनका वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें सारे देश आप देखो, यूएस, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, सारी डेमोक्रेसीज हैं। तो ये इनके कुछ रीजंस हैं कि ये इतने पावरफुल क्यों हैं। अब इसका रोल क्या है। G7 ओरिजिनली G8 था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1998 से 2014 तक, जब तक रसिया को एक्सक्लूड नहीं किया गया था ये G8 था। दुनिया में यूएस एक सुपर पावर है, कोल्ड वॉर के बाद एकमात्र सुपर पावर रह गया यूएस। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में इन देशों का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, जिसमें यूएस रहेगा उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखो कि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसके 3 देश इसके सदस्य हैं, यूएस, यूके और फ्रांस। तो इसलिए भी इसका वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और समय समय पे ये और भी देशों को एज अ गेस्ट इनवाइट करते आते हैं। तो ये काफ़ी एक वॉइस बनाने की कोशिश, ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं दुनिया भर में इंटरनेशनल ऑर्डर में, ठीक है। तो ये G7 देश जो G20 देश हैं, G20 20 देशों का एक समूह है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये जो G7 देश हैं ये G20 का भी पार्ट हैं। इसलिए जब ये G20 की बैठक होती है, दुनिया के 20 बड़े देशों की बैठक होती है, तो इन G7 देशों का एजेंडा फिक्स होता है। ये आपस में पहले ही डिस्कस कर लिए होते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, दुनिया को कैसे ये लोग लीड करने वाले हैं। तो ये G20 को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और ये जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज के जब लीडर बैठते हैं, इनका जो डिसीजन होता है कोई भी इशू पे, जैसे एग्जांपल ले लो ग्लोबल पैंडमिक पे, या फिर कोई भी एड्स जैसी बीमारी पे, या फिर दुनिया भर की इकोनॉमिक क्राइसिस में। क्योंकि जब ये 1970s में आया था उस समय ओपेक ने एम्बार्गो लगा दिया था जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी अरब इसराइल के टाइम पे। तो उस टाइम पे ये डिस्कस करने आए थे इकोनॉमी को। दुनिया भर में कोई भी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करनी होती है तो ये देशों का जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दुनिया में कोई भी बीमारी फैलती है उसको रोकने के लिए ये देश पॉलिसी बनाते हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और इन देशों के मिनिस्टर्स की भी समय समय पे मीटिंग होती रहती है। तो ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, लेकिन इनके जो डिसीजंस होते हैं काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। फॉर्मल नहीं है इसलिए इनके डिसीजन कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है मेंबर कंट्रीज़ पे और नॉन मेंबर कंट्रीज़ पे। तो ये जो डिसीजन लेते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देशों को मानना ही होगा, ठीक है। और जो पिछले साल हैं उसमें काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी पे, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए क्राइसिस से, फिर टैक्स इवेजन पे, और फिर एड्स पे, मलेरिया पे, ट्यूबरक्लोसिस पे, जो दुनिया भर को में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है इन बीमारियों को लेके। फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, हालांकि ट्रंप जब आए उन्होंने इससे अपने आप को वापस ले लिया। तो ये काफ़ी एक दुनिया भर की पॉलिसी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं, क्यों इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों उसको आउटडेटेड और इररिलेवेंट बताते हैं। सबसे बड़े क्रिटिक थे इसके खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पिछले सालों में इसको आउटडेटेड बताया था और भी देशों को ऐड करने की बात कर रहे थे, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देश। तो पहला सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इन देशों का कि इनके डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये एक लीगल बॉडी नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है फॉर्मल, इसलिए इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। अब बाइंडिंग नहीं है तो जो स्टेट मीटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। दूसरा है कि 2 इमर्जिंग सुपर पावर, इंडिया, चाइना और भी मिडिल पावर जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इनको ये इंक्लूड नहीं करता है। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक है, अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखो। ये G7 देश हैं, इसमें आप अगर रसिया को ऐड कर दोगे तो G8 हो जाएगा, और G8 में आप इन 12 देशों को ऐड कर दोगे, 12 नहीं 11, और EU मतलब यूरोपियन यूनियन, इनको ऐड कर दोगे तो ये G20 बन जाएगा। तो ये G20 में भी ये सारे देश शामिल हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और ये इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ को नहीं इंक्लूड करता, जो दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, जो दुनिया की 2 इमर्जिंग सुपर पावर हैं। इंडिया और चाइना इकोनॉमिक पावर भी है, ठीक है। तो इनको इंक्लूड नहीं करता, इसलिए इसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स आउटडेटेड बताते हैं, ठीक है।
तीसरा बड़ा रीज़न इसको क्रिटिसाइज़ करने का ये है कि इसमें रसिया अब मौजूद नहीं है। जब रसिया इसमें मौजूद था तो इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती थी। अब बहुत सारे देश, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि G7 एक लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें एक ही तरह की विचारधारा वाले देश मौजूद हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, जापान। तो इसको एक्सेप्टेंस कम मिलती है, क्रिटिक्स ऐसा बताते हैं। जब रसिया इसमें मौजूद था तो ये G8 के नाम से जाना जाता था और इसमें एक फ्रेश आइडियाज़ रसिया लेके आता था और इसको ग्लोबली एक्सेप्ट भी किया जाता था। चौथा बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे ग्रुप, जैसे G20 एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया, वो इस ग्रुप के रेलिवेंसी को क्वेश्चन करते हैं। G7 में रसिया को ऐड कर दो, G8 हो जाएगा। उसमें अगर आप 11 देश और यूरोपियन यूनियन को ऐड कर दोगे तो G20 हो जाएगा। तो G20 ज़्यादा एक्सेप्टेबल ग्रुप है, ज़्यादा ब्रॉड ग्रुप है, ज़्यादा रेलेवेंट ग्रुप है आज के दौर में रादर दैन G7। और यही G7 देश G20 में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है G20 को। ऑन दी अदर हैंड क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि जब G20 पहले से मौजूद हैं तो G7 जैसे ग्रुप्स का कोई मतलब नहीं होता। और G20 में इंडिया, चाइना जैसे और भी कंट्रीज़, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मिडिल पावर का एक अच्छा ग्रुप माना जाता है G20 और इसके डिसीजंस को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। इसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना भी आसान होता है। ठीक है, अब पांचवा इसको चैलेंज कह लीजिए, वे फॉरवर्ड कह लीजिए कि G7 धीरे धीरे इररेलेवेंट सच में होता जा रहा है। हालांकि एक स्ट्रांग वॉइस है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, लेकिन इसमें और भी इमर्जिंग पावर, जैसे इंडिया भी एक बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, तो उसको इसमें ऐड किया जाना चाहिए। और इसको क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप ही खुद कर चुके हैं, आउटडेटेड बता चुके हैं। वो इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को ऐड करने की बात कर चुके हैं और ये बनेगा D10। डी का यहाँ मतलब है डेमोक्रेसी 10। तो ये D10 दुनिया की 10 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इंक्लूड करेगा। तो ये काफ़ी एक फिर रेलेवेंट ग्रुप हो जाएगा और एक आइडियोलॉजी जैसे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया का इसमें कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। हालांकि इस साल जो यूके में समिट हो रहा है उसमें इंडिया को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है यूके की तरफ से, क्योंकि इस बार 2021 में यूके चेयर है, यूके हेड है G7 ग्रुपिंग का। और यूके ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जा नहीं पाए वहाँ पे फिजिकली, वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो ये G7 देश के साथ इंडिया भी इस बार एज अ गेस्ट इंक्लूड हुआ है। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया G7 को ज्वाइन करता है, क्योंकि इंडिया पहले से ही एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग बना रहा है क्वाड का, और क्वाड के 2 देश पहले से ही इसमें मौजूद हैं, जैसे यूएस हो गए, जापान हो गए। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब G7 में ऐड हो जाएंगे और साउथ कोरिया भी ऐड हो जाएगा तो ये D10 हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें आएंगी उतनी ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इसकी डोमिनेंस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इसको वॉइस मिलेगी दुनिया में। अब ये रिसेंट जो 2021 में जो कॉर्नवॉल यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये जो समिट हो रहा है G7 का, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस कुछ लिए गए हैं, आपको जानने चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन है ग्लोबल मिनिमम टैक्स का। ग्लोबल मिनिमम टैक्स यानी दुनिया के ये जो 7 देश हैं ऐसा प्रपोजल ला रहे हैं कि दुनिया भर में एक मिनिमम टैक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियों को टैक्स देने पे मजबूर करेगा। अभी जहाँ पे कम टैक्स होता है कंपनी वहाँ पे अपना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है टैक्स से बचने के लिए। अगर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा सिर्फ 15% का, तो इससे कंपनियों को टैक्स देना ज़रूरी हो जाएगा और कंट्रीज़ को भी इस इकोनॉमिक रिसेशन में, दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर है, उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, और इन देशों ने ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ने के लिए भी चर्चा की और ग्लोबल पैंडेमिक से दुनिया को कैसे रिकवरी के पाथ पे लाया जा सके उस पर भी चर्चा की। इन देशों ने वैक्सीन की भी बात की, दुनिया को वैक्सीनेट करने की, और ये देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देंगे, जिसमें यूएस टॉप पे है। तो दुनिया में अभी पैंडेमिक सबसे बड़ा मुद्दा है और पैंडेमिक पे ही ज़्यादा बात हुई, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लाने की बात हुई। अब ये G20 में कैसे इसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स को एक्सेप्ट कराया जाता है, क्योंकि 1981 से G7 के साथ EU भी पार्टिसिपेट करता है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, EU भी पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और G20 में के देश इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। और वैक्सीनेशन पे क्या डिस्कशन होता है आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। ये आप वर्ल्ड लीडर्स की फ़ोटो देखो जो G7 ग्रुप के हैं, प्लस EU की जो हेड हैं उनकी आप फ़ोटो देखो, ये इसमें है यूके में ये लोग
मीटिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है G7 रेलिवेंट है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।